प्रथम सम्मेलन भी देख लिए थे, ठीक है। कब से चालू होता है प्रथम सम्मेलन? कब से चालू होता है? जिस दिन शपथ ग्रहण समारोह होता है वहीं से चालू होगा, ठीक है, प्रथम सम्मेलन। और कितने दिन के भीतर में बुलाना रहता है? 30 दिन के भीतर, ठीक है। कब तक रहता है? 5 साल तक इन लोगों का कार्यकाल रहता है, इसके बारे में था ये, ठीक। प्रथम सम्मेलन से कब तक रहेगा? 5 साल तक रहेगा, ठीक है। ये भी देख लिए थे। फिर ये देख लिए थे, डेट के बारे में देखे थे कि कब से चालू होता है, कब से कब तक रहेगा करके। इसमें भी डाउट है? नहीं है? क्या क्या होगा प्रथम सम्मेलन में? जो नवनिर्वाचित पदाधिकारी हैं उनका क्या किया जाएगा? शपथ दिलाया जाएगा उनको। और क्या होगा? जो उप सरपंच है और उप सरपंच का चुनाव होगा ग्राम पंचायत में, ठीक है। उप सरपंच चुन लिया जाएगा। देखो यहाँ पे उप सरपंच क्या कर लिया जाएगा? उन लोग को चुन लिया जाएगा। एक यदि उप सरपंच सामान्य वर्ग का है तो जो उप सरपंच होगा वो किस वर्ग का होगा? आरक्षित वर्ग का होगा, ठीक है। ये भी देखे थे। अगर सरपंच का पद अगर लंबित है तो प्रथम सम्मेलन में क्या किया जाएगा? स्थानापन्न सरपंच की क्या की जाएगी? नियुक्ति की जाएगी, जो कि पंचों में से ही चुनी जाएगी, ठीक है। ये भी देख लिए थे। फिर जनपद में भी क्या होगा कि इन लोग का क्या किया जाएगा? शपथ ग्रहण समारोह होगा और उपाध्यक्ष और अध्यक्ष का चुनाव होगा। किस में से? सदस्यों में से ही किया जाएगा, ठीक है। ये भी देख लिए थे। फिर जिला में भी वही था, शपथ ग्रहण समारोह होगा और अध्यक्ष उपाध्यक्ष चुन लिया जाएगा। फिर उसके बाद हम लोग देखे थे कि जो पंचायत के जो प्रमुख हैं, ठीक है, उन लोग को जो है किस तरीके से पद मुक्ति उन लोग की हो सकती है, ठीक है। ये देखे थे हम लोग। 4-5 कंडीशन देखे थे। एक नो कॉन्फिडेंस मोशन हम लोग देखे थे, अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है। क्या याद रखना है इसमें कि धारा 21 में किसका है? सरपंच का है। धारा 28 में किसका है? जनपद का है। और धारा 35 में किसका है? जिला का है, ठीक है। ये क्या किया जाता है? इसमें जो सदस्य होते हैं वो अपने उच्च पदाधिकारियों को हटाते हैं, ठीक है, अगर वो कार्यों का सही तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, ठीक है। ये देखे थे हम लोग, ठीक। जैसे पंच है वो किसको हटा सकता है? सरपंच को। और जो जनपद सदस्य है वो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को हटा सकता है, ठीक है। क्या बहुमत था इसमें? हाँ, क्या था? कुल सीटों का 2/3 और उपस्थित और मत देने वालों का इसी में ही था ना, ठीक है। तो इस तरीके से उनको हटा दिया जाएगा। आपको क्या विशेष याद रखना है? धारा 21 याद रखना है, 28 याद रखना है और 35 याद रखना है, ठीक है। ये था। और क्या था इसमें? इसी वाले में और क्या था? इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? क्या देखे थे? अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं तो सरपंच के में कौन करेगा? नायब तहसीलदार। जनपद में डिप्टी कलेक्टर और जिला में कलेक्टर। अपील अभिया, चलो अपील आएगा उसको देखेंगे, ठीक है। फिर रिकॉल हम लोग देखे थे 21A में है, 21 में है रिकॉल की प्रक्रिया, ठीक है। फिर उसके बाद सस्पेंशन है, ठीक, हटाना। ये सेक्शन 39 में है। रिमूवल नहीं, ये क्या हो गया आपका? निलंबन हो गया, ठीक। सस्पेंशन, रिमूवल क्या हो गया? हटाना, ठीक है। ये किस में है? धारा 40 में है। और फिर रेजिग्नेशन लेटर दे दिया जाएगा। ये किस में है? 37 में। त्याग पत्र दे देगा अपना। तो ये धारा डायरेक्ट आपको ध्यान रखना है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न आते हैं। आगे बढ़े, ठीक। आपको धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक है। हाँ, आएगा, मैं समझ रहा हूँ। मैं अभी कुछ समझ नहीं आएगा, धीरे धीरे समझ आएगा, ठीक। फिर ये था नो कॉन्फिडेंस मोशन के बारे में देखे थे। ग्राम पंचायत हो गया, पंचों के द्वारा लाया जाएगा, ये देखे थे। सरपंच और जो है उप सरपंच के खिलाफ लाया जाएगा, ठीक है। जनपद पंचायत में इलेक्टेड जो मेंबर है वो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को हटा देंगे। डिस्ट्रिक्ट में क्या हो जाएगा? जो सदस्य है वो इनके द्वारा लाया जाएगा, ठीक। सिचुएशन क्या रहेगा? कार्यों का ठीक तरीके से जो अपन निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो, ठीक। अब अपील की बात करते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत में कौन रहेगा? अध्यक्षता कौन करेगा? ये देख लेते हम लोग। नायब तहसीलदार करेगा, डिप्टी कलेक्टर करेगा, कलेक्टर करेगा, ठीक है।
अपील किसको करेगा? अपील जब वो करेगा तब कौन अध्यक्षता करेगा? किसके पास अपील कर सकता है? कलेक्टर के पास। जनपद किसके पास करेगा? डायरेक्टर पंचायत के पास, ठीक है। और स्टेट गवर्नमेंट के पास किसके पास जाएगा? जिला पंचायत का, ठीक है। ये तीनों हायरार्की याद रखना है। कितने दिन के भीतर कर सकता है? 7 दिन के भीतर, 10 दिन के भीतर, 15 दिन के भीतर, ठीक है। और ये जो है अपना फाइनल जजमेंट कितने दिन के अंदर देगा? 30 दिन, 30 दिन और 45 दिन। ऐसे ही याद करना ना, एक एक याद मत करना, फिर कंफ्यूजन होगा। 7, 10, 15, 30, 30, 35, ठीक है। ये वही चीज़ हिंदी में लिखा हुआ है, ठीक है। फिर देखे थे हम लोग कब नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। 1 वर्ष के भीतर अगर उनका कार्यकाल 1 वर्ष हुआ है, सरपंच का मान लीजिए कार्यकाल 1 वर्ष हुआ है, तो 1 वर्ष के भीतर नहीं लाया जा सकता, ठीक है। अगर चुनाव को जो है मतलब समाप्ति जो है वो 6 माह बचा हुआ है, उसके कार्यकाल समाप्ति अगर 6 माह बचा हुआ है तब भी नहीं लाया जा सकता है, दूसरा कंडीशन। तीसरा कंडीशन, अगर एक बार अविश्वास प्रस्ताव ला लिया गया है उसके 1 साल तक जो है अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा, ठीक है, 1 साल तक। तो ये 3 कंडीशन याद रखने हैं, स्टार्टिंग के 1 वर्ष, लास्ट के 6 मंथ, और जो है एक बार ला लिया गया उसके 1 माह तक नहीं लाया जाएगा, ठीक है। अब वापस बुलाना की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं? रिकॉल। रिकॉल के बारे में याद रखना कि धारा 21 क में है इसका उल्लेख पहली बार, ठीक है। किसके द्वारा लाया जाएगा? जो मतदाता होते हैं उनके द्वारा लाया जाएगा। किसके खिलाफ लाया जाएगा? जो प्रत्यक्ष निर्वाचित है ना उनके खिलाफ लाया जाएगा। जैसे पंच और सरपंच, इनको प्रत्यक्ष चुना जाता है, मतदाता ही चुनती है, तो उनके खिलाफ लाया जाएगा। इसमें भी सेम कारण है कि अगर वे अपने कार्यों का ठीक उचित तरीके से निर्वहन नहीं कर रहे हैं तो उनको हटाने के लिए रिकॉल की प्रक्रिया चलाई जाएगी, ठीक है। जनपद उपाध्यक्ष और अध्यक्ष के लाया जाएगा रिकॉल? नहीं लाया जाएगा, क्यों? इनडायरेक्ट इलेक्शन हो रहा है करके, ठीक है। परिस्थिति क्या होगी? अगर पंचायतों के जो पदाधिकारी हैं ग्राम सभा के निर्देश को नहीं मान रहे हैं, अपनी ही क्या कर रहे हैं? मनमानी कर रहे हैं, तो उनको गुप्त मतदान मतलब जैसे सामान्य मतदान होता है ना, हम अपने मतदान को किसी को दिखाते नहीं हैं, तो वही गुप्त मतदान है और कुछ नहीं है इसमें। सरपंच और पंच को जो है वापस बुलाया जा सकता है, ठीक है। देखो, प्रस्ताव लाने और पारित करने का तरीका क्या होगा ये समझ लो। वापस जैसे बुलाने के लिए जो प्रक्रिया आरंभ कब नहीं की जाएगी? जब तक कम से कम जो कुल सदस्य हैं ग्राम सभा के कितने? 1/3 सदस्य। जो फोकस एरिया उसको ध्यान रखना, 1/3 सदस्य जब तक जो है अभियोग पत्र पर या फिर सूचना पर हस्ताक्षर ना कर दिए या फिर लिखित आवेदन ना दे दे, सीधी सरल भाषा में लिखित आवेदन जो है 1/3 सदस्य लोग ना दे दे, तब तक नहीं लाया जाएगा। किसको देंगे? वो कोई भी जो भी सक्षम अधिकारी होगा वहाँ पर नियुक्त किया रहा होगा, जैसे अनुभागीय अधिकारी SDO है वहाँ पे, उनको क्या देंगे? वो लिखित आवेदन देंगे कि हमको जो है रिकॉल की प्रक्रिया लाना है, या फिर जैसे सरपंच की ला रहे हैं तो उनको पद से हटाने के लिए, ठीक है। कितने सदस्य? 1/3 सदस्य, ठीक है। फिर कितना बहुमत चाहिए रहेगा उन लोगों को हटाने के लिए? 50% मेजॉरिटी, ठीक है। अभी देखते क्या बोल रहे। इसके बाद राज्य निर्वाचन अधिकारी द्वारा गुप्त मतदान की व्यवस्था की जाएगी। अगर कुल मतदान के आधे से अधिक मतलब कितना? 50% या फिर 1/2। जैसे 100 मतदाता हैं तो 51 अगर वोट होता है तो उनको पद से हटा दिया जाएगा, ठीक है। वही बोल रहा है कि वापस बुलाने के पक्ष में मत देते हैं तो बहुमत पारित होने पर पंचायत के पदाधिकारियों को तत्काल प्रभाव से हटा दिया जाएगा, ठीक है। अपील, अब इनको भी अपील करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। किनको? पंच और सरपंच को। ये यही याद रखना है, जो अविश्वास प्रस्ताव में जिसके पास जो है सरपंच अपील कर रहा था वही होगा। किसके पास कर रहा था अविश्वास प्रस्ताव में? कलेक्टर के पास कर रहा था, तो उन्हीं के पास जो है क्या करेगा? अपील करेगा। कितने दिनों के भीतर करेगा? 7 दिनों के भीतर, ठीक है। तो वही बात इसमें लिखी है, यदि सरपंच व पंच को ऐसा लगता है कि ग्राम सभा के द्वारा उसे हटाने की कार्यवाही कानूनी ढंग से नहीं की गई है, ठीक है, कानूनी ढंग से उनको हटाने की कार्रवाई नहीं की गई है, तो उन्हें अपील का मौका दिया जाएगा और प्रस्ताव पारित होने की 7 दिन के दिवस के भीतर, ये याद रखिएगा। कितने दिन के भीतर? 7 दिन के भीतर। वहाँ भी वही था, 7 दिन था ना, ठीक है। कलेक्टर को उस तारीख से जिस दिन उसे अपील प्राप्त हुआ है 30 दिन के भीतर, वहाँ भी 30 दिन था,
30 45 था, 7 10 15 था। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है 7 दिन के भीतर और कलेक्टर के पास 30 दिन। ठीक, वापस बुलाने की प्रक्रिया तब तक नहीं लाई जा सकती जब तक, जैसे उसमें देखे थे अविश्वास प्रस्ताव में क्या क्या देखे थे, 1 साल ना हुआ हो तब तक नहीं ला सकते, और 6 माह अगर चुनाव बचे तो नहीं लाया जा सकता, और 1 साल के भीतर नहीं लाया जा सकता। अब इसमें देखते हैं, इसको अभी तक चेंज नहीं किया है क्या, 2.5 साल। पद धारण करने की तारीख से 2.5 साल के भीतर तक जो है कार्यकाल जब तक पूरा ना हो जाए, 2.5 साल जब तक नहीं हो जाएगा रिकॉल की प्रक्रिया नहीं लाई जाएगी, पहली बात। ठीक है, दूसरी बात, यदि उपचुनाव अगर हुआ है तो कार्यकाल आधा पूरा ना हुआ तब तक नहीं लाया जा सकता। जैसे 1 साल के भीतर किसी कारण से जो है कोई सरपंच की मान लीजिए मृत्यु हो गई, तो क्या होगा, उपचुनाव होगा ना। अब वो कितने कार्यकाल तक कार्य करेगा, 4 वर्ष, 4 साल तक करेगा ना। तो 4 साल मतलब क्या हो जाएगा, अगर अब इस सरपंच के लिए अविश्वास या रिकॉल की प्रक्रिया लानी है तो इसका कम से कम आधा कार्यकाल तक हम लोग नहीं लाएंगे, तो इसका आधा क्या हो जाएगा, 2 साल। ठीक है, ये कंडीशन याद रखना। अगर उपचुनाव है तो उसका आधा काल, जैसे 3 साल बचा हुआ है तो 1.5 साल तक हम लोग क्या रिकॉल नहीं ला सकते, रिकॉल की प्रक्रिया नहीं चलाई जा सकती। ठीक है, इतना ध्यान समझ आया। फिर क्या बोल रहे हैं, फिर वही बात है कि यदि जो है 6 माह बचा हुआ है कार्यकाल का शेष तो रिकॉल नहीं लाया जाएगा, ये तो सब में सेम है। ठीक है, तो 2.5 साल याद रखना, आधा कार्यकाल याद रखना, 6 माह याद रखना। ठीक है, इतनी बातें थी रिकॉल में। इसमें कोई डाउट है, रिकॉल में डायरेक्ट फैक्ट्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए, अब त्यागपत्र कौन सी धारा में था, त्यागपत्र 37 में। पंचायत का कोई भी पदाधिकारी अगर अपने पद से स्वयं को हटना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र जो है लिखित रूप में देकर अपना पद जो है छोड़ सकता है। यदि पदाधिकारी को त्यागपत्र देने के बाद ऐसा लगता है कि वे अपनी अभी और काम करना चाहते हैं तो स्वीकार करने के पहले अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। मतलब ये है, जैसे त्यागपत्र दिया जिस भी अधिकारी को, तो 2 है ना, एक तो त्यागपत्र दिया और दूसरा वो स्वीकार करेगा, तो उस ड्यूरेशन में जैसे अगर स्वीकार नहीं किया है तो ये अपना त्यागपत्र वापस ले सकता है। बस यही बताना चाह रहे हैं। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। ठीक, धारा 37 याद रखना त्यागपत्र में। अब त्यागपत्र किसको देगा, जैसे सरपंच और जो आपका उप सरपंच है वो अपना त्यागपत्र किसको देगा, जिला संयुक्त संचालक को अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है, जिला संयुक्त संचालक को दे सकता है या फिर उप संचालक को दे सकता है या फिर पंचायत एवं समाज कल्याण को अपना त्यागपत्र दे सकता है। आपको याद रखना है, ये ज़्यादा याद रखिए, ये आया वो प्रश्न इसमें, तो इसको याद रखिएगा। जिला संयुक्त संचालक को डिस्ट्रिक्ट ज्वाइंट डायरेक्टर को अपना त्यागपत्र देगा, कौन, सरपंच और उप सरपंच। ठीक है, जनपद पंचायत अध्यक्ष और जो है अध्यक्ष और उपाध्यक्ष किसको देगा, कलेक्टर को देगा या फिर अतिरिक्त कलेक्टर को। ठीक है, फिर जिला पंचायत का जो अध्यक्ष उपाध्यक्ष वो भी किसको देगा, कलेक्टर को देगा या फिर संभागायुक्त को देगा, कमिश्नर को देगा। ठीक है, ये डायरेक्ट याद करना है। क्या क्या हुआ बताओ, पंचायत किसको देगा, बोलो सब लोग बोलो। ठीक है, जनपद पंचायत किसको देगा, और जिला पंचायत अध्यक्ष उपाध्यक्ष। ठीक, अब देखो ये तो किसके हुए, जो सर्वोच्च अधिकारी जो है पंच और सरपंच का था, अध्यक्ष उपाध्यक्ष का था। अब जो प्रत्यक्ष चुने गए जो पंच हैं या फिर सदस्य हैं वो अपना जो है त्यागपत्र किसको देंगे, पंच किसको देगा, सरपंच को देगा। ठीक है, सदस्य किसको देगा, जनपद अध्यक्ष को देगा, और जिला पंचायत सदस्य किसको देगा, जिला अध्यक्ष को देगा। ठीक है, ये तो सामान्य सी बात है। ठीक है, इसमें कोई डाउट है, आगे बढ़े। पंच सरपंच को त्यागपत्र सौंपेंगे, जनपद सदस्य अपना त्यागपत्र, ये तो वही बात लिखे जो फ्लो चार्ट पे हम लोग देखें। ठीक है, अब देखो निर्वाचित जो पंचायत पदाधिकारी को पद से हटाने की बात चल रही है। ठीक है, पद से हटाने की बात किस में है, धारा 40 में, ये आपको याद रखना है। पद से हटाना किस में है, धारा 40 में। पहला पॉइंट तो ये याद रखना है। ठीक है, कब हटाया जा सकता है, जब राज्य शासन या जो विहित प्राधिकारी किसी भी पंचायत पदाधिकारी को तत्काल पद से हटा सकेगा यदि वह जांच में निम्न बातों का दोषी पाता है।
ठीक है। अगर इससे जो भी अभी ये कंडीशन देखेंगे पूरी, उस बातों का अगर दोषी पाया जाता है तो तत्काल प्रभाव से जो राज्य सरकार है या फिर जो विहित प्राधिकारी है उसको पद से हटा देगा। ठीक है, देखो क्या क्या कंडीशन है। पहली बात, यदि कोई भारत की एकता, संप्रभुता व अखंडता को जो है नुकसान पहुंचाता है, यूनिटी, सॉवरेनिटी और इंटीग्रिटी को अगर नुकसान पहुंचाता है भारत की, तो उसको जो है तत्काल प्रभाव से विहित प्राधिकारी क्या कर देगा, हटा देगा। ठीक है, एकता, संप्रभुता और अखंडता। ठीक, संविधान में उल्लेख है क्या इसका? कहाँ? प्रिएम्बल में। ठीक है, प्रस्तावना में जो है इसका उल्लेख है। ठीक, फिर ये तो पहला कंडीशन हुआ। दूसरा कंडीशन बोल रहा है कि लिंग, जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेदभाव या स्त्रियों के जो है सम्मान में यदि बाधा पहुंचाता है। ठीक है, क्या बोल रहा है? लिंग, जाति, धर्म, वर्ग के आधार पर भेदभाव या स्त्रियों के सम्मान में बाधा पहुंचाता है तो उसको क्या कर दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। दूसरा कंडीशन। ठीक है, अनुच्छेद 15 में क्या है? हाँ, किस किस के आधार पर? 5 आधार है ना इसके, बताओ क्या क्या है? लिंग, जाति, धर्म, मूलवंश और जन्म स्थान। तो ये उसी की तरह लग रहे हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये आता है, प्रश्न में ये आता है कि अनुच्छेद 15 का उल्लंघन करने पर पद से हटाया जा सकता है क्या, तो वो भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्योंकि अनुच्छेद 15 में वही है। इन 5 आधार पर अगर इन 5 आधारों पर भेदभाव से निषेध है ना, मौलिक अधिकार है हमें। ठीक है, तो लिंग, जाति, धर्म, वर्ग और स्त्रियों के सम्मान में अगर बाधा पहुंचाता है तो वो क्या कर दिया जाएगा, उसको पद से हटा दिया जाएगा। अब ये बताओ, स्त्रियों का सम्मान कौन से अनुच्छेद में है, कौन से भाग में है? डीपीएसपी में है ना, स्त्रियों का सम्मान है कि नहीं है? हाँ, करना चाहिए। नहीं, डीपीएसपी में नहीं है, मौलिक कर्तव्य में है। कौन से भाग में मौलिक कर्तव्य? कौन से भाग में है? भाग 4 क में। ठीक है, भाग 4 क में। तो 2 कंडीशन हुए। ठीक है, तीसरा, पंचायत के विरुद्ध विधि व्यवसायी के रूप में उसने नियोजन जो है स्वीकार कर लिया। पंचायत के विरुद्ध अगर विधि व्यवसायी का जो है उन्होंने नियोजन स्वीकार कर लिया, उसके खिलाफ ही जो है कोई ऐसी कार्रवाई कर रहा है विधि व्यवसायी होते हुए, तो उसको हटा दिया जाएगा। आप उसके खिलाफ जो है कार्य नहीं कर सकते। ठीक है, चौथा कंडीशन क्या है कि वो शासकीय भूमि का क्या कर लिया हो, अतिक्रमण कर लिया हो। अगर शासकीय भूमि का अतिक्रमण करेगा तो भी उसको क्या कर दिया जाएगा, पद से हटा दिया जाएगा। कंडीशन समझ रहे हो? ठीक है, फिर पंचायत के काम में यदि अगर वो भाग नहीं ले रहा है, पंचायत के काम में अगर वो भाग नहीं ले रहा है तो भी उसको पद से हटा दिया जाएगा। डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे ना, तो एक एक को ध्यान से पढ़िएगा। देखो फिर क्या बोल रहा है कि अगर पंचायत का कोई भी पदाधिकारी पंचायत की अनुमति के बिना, देखो क्या क्या काम करता है अगर पंचायत की अनुमति के बिना, ये सारे अगर काम वो करता है तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। क्या क्या काम? पंचायत के 6 माह के काम के दौरान आधे से अधिक पंचायतों की बैठक में अनुपस्थित रहता है। देखो 6 माह के काम है पंचायत में और उसमें आधे से अधिक अगर बैठकों में वो अनुपस्थित रहता है तो उसको पद से हटा दिया जाएगा। पहली बात। ठीक है, या वह पंचायत की 3 लगातार बैठकों में अनुपस्थित रहता है तो हटा दिया जाएगा ना, तुरंत, वार्निंग नहीं दिया जाएगा। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि पंचायत की 3 लगातार बैठकों में अगर वो अनुपस्थित रहता है तो उसको हटा दिया जाएगा। यहाँ पे गणपूर्ति वाली बात नहीं चल रही है। ठीक है, गणपूर्ति में क्या था कि अगर लगातार 3 बैठकों तक जो है गणपूर्ति नहीं होती है तब उसको क्या जाएगा, वार्निंग जाएगा। फिर 2 बैठकों में और उसको मौका दिया जाएगा। ये कंडीशन अलग है और ये कंडीशन अलग है कि पंचायत की 3 लगातार बैठकों में अगर वो अनुपस्थित रहता है तो तत्काल प्रभाव से उसको हटा दिया जाएगा। फिर उसको वार्निंग वाला कोई कंडीशन नहीं, क्योंकि ये जो है स्टेटमेंट आया हुआ है, इसलिए आप इसको ध्यान रखोगे। क्योंकि यहाँ पे फिर कंफ्यूजन होता है, क्योंकि अगर स्टेटमेंट में बोल देगा कि तुरंत हटा दिया जाएगा तो आपको ऐसा लगेगा नहीं ये स्टेटमेंट गलत है, हटा सकता है, होना चाहिए था, 2 मौके तो और मिलेंगे, ऐसा दिमाग में आता है। तो ये स्टेटमेंट अलग है और ये स्टेटमेंट अलग है। ये गणपूर्ति वाली बात थी, कोरम वाली बात थी, और ये पंचायत की अगर 3 लगातार बैठकों में वो अनुपस्थित रहता है तो उसको तुरंत हटा दिया जाएगा। ठीक है, फिर क्या है कि पंचायत की स्थायी समितियां कि लगातार 3 बैठकों में भी, यहाँ भी क्या है 3 बैठकों में अगर नहीं आता है तो ऐसे सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी। अभी देखेंगे कि कौन कौन सी स्थायी समिति होती है। जो
अलग अलग विभाग हैं उनके कार्यों के निर्वहन के लिए ना समितियां गठित की जाती हैं। ठीक है, अभी देखेंगे। तो उन अगर स्थायी समितियों में लगातार 3 बैठकों में अगर वो भाग नहीं लेता है तो भी हटा दिया जाएगा। ठीक है, ये बात है। पंचायत की बैठक अपनी अलग है, स्थायी समितियों की बैठक अलग है। ठीक है, स्थायी समितियों की बैठक में वे होंगे जो इसके सदस्य हैं, उनकी बैठक अलग चलती है, और पंचायत की जो बैठक चलती है जो उसके सारे सदस्य हो गए उनकी बैठक अलग। जैसे सारे पंच चुन करके आए वो अलग हो गया, सारे सदस्य चुन करके आए उनकी बैठक हो रही है वो अलग है, दोनों अलग अलग है ना, समझ आया? ठीक है, फिर क्या बोल रहे हैं, नोट में बोल रहा है कि फैसले से पहले जिस सदस्य के खिलाफ शिकायत हुई है उसे अपनी बात कहने की पूरा मौका मिलेगा। मतलब वो अपना अपील कर सकता है, हटा तो दिया जाएगा लेकिन किस कारण से वो अनुपस्थित था वो उसकी बात को सुना जाएगा, अगर वो सही पाया जाता तो उसको नहीं हटाया जाएगा, ये बात बोल रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। किसी पंचायत के पदाधिकारी के पद से हटाने हेतु अधिकृत अधिकारी कौन कौन से? देखो, ग्राम पंचायत के अगर अधिकारी को हटा रहे हैं तो कौन हटा सकता है? जो अनुभागीय अधिकारी है राजस्व, वो हटा सकता है। कौन हटाएगा ग्राम पंचायत के पदाधिकारियों को? अनुभागीय अधिकारी हटाएगा। ठीक है, सब डिविजनल ऑफिसर हटाएगा। जनपद के पदाधिकारी को कौन हटा सकता है? कलेक्टर हटा सकता है। ठीक है, और जिला पंचायत के पदाधिकारी को कौन हटाएगा? संचालक पंचायत हटाएगा। ठीक है, क्या क्या हुआ? अनुभागीय अधिकारी हुआ, कलेक्टर हुआ और संचालक पंचायत हुआ। ठीक है, ये हटाने की प्रक्रिया में यहाँ कंफ्यूजन होगा ना, तो आप लोग ना सभी का एक टेबल बना लेना। एक साइड क्या रहेगा? अविश्वास प्रस्ताव रहेगा, फिर हटाना रहेगा, निलंबन रहेगा, पूरा लिख लिए। फिर एक साइड जो जो अधिकारी है वो सबको लिख लेना एक टेबल में। ठीक है, तब याद रहेगा, नहीं तो कंफ्यूजन होगा। ठीक है, आगे बढ़े। देखो फिर क्या बोल रहे हैं, पंचायत के पदाधिकारियों के निलंबन की बात कर रहे हैं। ठीक है, अभी क्या देखे थे? हटाना देखे थे, धारा 40। अब देखते हैं कब उसको जो है सस्पेंड किया जा सकता है, निलंबन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये कौन सी धारा में है? धारा 39 में। धारा 37 में क्या है? त्याग पत्र है। धारा 40 में क्या है? हटाना है। 21, 28, 35 में क्या है? नो कॉन्फिडेंस मोशन है। ठीक है, 7, 10, 15 क्या है? अपील करेगा। 7, 10, 15 क्या है? अपील है। 30, 30, 35 क्या है? 30, 30, 45। ठीक, इतनी बातें याद रखें। देखो अब ये इसको देखते हैं, निलंबन धारा 39 में कब कब उसको सस्पेंड किया जा सकता है। विहित प्राधिकारी जैसे अनुभागीय अधिकारी है राजस्व, ऐसे किसी भी पंचायत पदाधिकारियों को उसके पद से निलंबित कर सकेगा यदि उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा के तहत हत्या, आईपीसी वाला किस में आएगा? सस्पेंशन में आएगा। ठीक है, ऐसे की पॉइंट याद रखना। आईपीसी किस में आएगा? सस्पेंशन। तो हत्या हो गया, जेल में हत्या हो गया, गैर इरादतन हत्या हो गया, महिला एवं बाल शोषण हो गया, बलात्कार हो गया। इस प्रकार के जघन्य अपराध उसके खिलाफ यदि न्यायालय में विचाराधीन है, निर्णय की बात नहीं कर रहे ना, अगर न्यायालय में विचाराधीन है, केस चल भी रहा है, तो उसको तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया जाएगा, निलंबित कर दिया जाएगा। समझ आया? निलंबन किस में है? धारा 39 में है। जो विहित प्राधिकारी होगा वो क्या किया जाएगा? अगर वो आईपीसी के इन जो है हत्या, जेल और बलात्कार से संबंधित प्रकरण पाए जाते हैं और वो न्यायालय में विचाराधीन भी अगर होते हैं तो उसको जो है विहित प्राधिकारी क्या कर देगा? तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर देगा। ठीक है, आपको की पॉइंट क्या याद रखना है कि आईपीसी वाली जो चीज़ आएगी वो निलंबन में, धारा 39 में, ये ध्यान रखना है। ठीक है, कौन हटा पाएगा? ठीक है, कौन उसको निलंबित करेगा इसकी बात करता है। तो ग्राम पंचायत को कौन निलंबित, सरपंच और उप सरपंच को कौन निलंबित करेगा? या फिर पंच को भी ना कौन करेगा? अनुभागीय अधिकारी करेगा राजस्व, उसमें भी वही था। ठीक है, अब किसी यहाँ पे क्या था फिर, ये तो वही आ गया। जिला कैसे आ गया?
ठीक है, जिला का क्या है, कलेक्टर है। ठीक है, जिला क्या बोलते हैं, जिला पंचायत के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और सदस्य को कौन हटा सकेगा, कलेक्टर। और जनपद के लिए क्या है, जनपद के लिए भी कौन है, कलेक्टर है। ठीक है, जनपद पंचायत के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य को कौन हटा पाएगा, कलेक्टर, निलंबित करेगा मतलब। ठीक है, ठीक है, इतनी बातें ध्यान रखनी है। इसमें कोई डाउट है? तो ये जो हटाने की जो प्रक्रिया होती थी, पांचों जो हम लोग देखे, अविश्वास प्रस्ताव, रिकॉल, निलंबन, हटाना और त्यागपत्र देना, यहाँ पे समाप्त होता है। ठीक है, आपको सिर्फ ये याद रखना है की पॉइंट कि कौन उसकी अध्यक्षता करता है, कौन उसको हटाता है, क्या क्या कंडीशन है, बस ये याद रखना है। ठीक है, ज़्यादा कुछ इसमें ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, चलो इसको और रिवाइज करने की हो गया है, कल एक बार और रिवाइज कर लेंगे टेबल के साथ। ठीक है, चलिए अब स्थायी समितियां देखते हैं। ठीक है, अब सारे जो सदस्य हैं वो चुन करके आ गए। ठीक है, चुन करके क्यों आए हैं, ताकि उस क्षेत्र का जो है सर्वांगीण विकास किया जा सके, योजना निर्माण किया जा सके, जो आदेश जो है बना रहे हैं उसका जो है सुचारू रूप से क्रियान्वयन किया जा सके। इसके लिए क्या की जाती है कि स्थायी समिति बनाई जाती है। उसमें जो है विभिन्न सदस्य होंगे, उनके अपने विचार विमर्श होंगे, कार्य प्रणाली होंगी, उसको फिर जो भी योजना बनेगा उसको क्रियान्वयन करने के लिए क्या बनाया जाता है, स्थायी समिति। जैसे केंद्र में भी स्थायी समिति बनती है, जैसे राज्य की विधायिका में भी स्थायी समिति बनती है, वैसी स्थायी समिति आपकी पंचायत में भी और नगरीय निकाय में बनती है। ठीक है, तो उसी के लिए बोल रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में त्रिस्तरीय पंचायतों को अपने कर्तव्य और कार्यों के निर्वहन हेतु स्थायी समितियां जो है गठित की जाती है। ठीक है, अब कितनी स्थायी समिति होगी इसको हम लोग देखते हैं। अब ग्राम पंचायत जो है हमारा, जो ग्राम पंचायत है उसमें जो है ऐसा संविधान में प्रावधान है कि 3 से 5 समिति हो सकती है। पहला पॉइंट क्या याद रखना है, ग्राम पंचायत में कितनी समिति होगी, 3 से 5 समिति होगी। ठीक है, ये याद रखना कि छत्तीसगढ़ में कितनी समितियां हैं, 5 समितियां हैं। मिनिमम 3 समिति होनी चाहिए और मैक्सिमम कितनी समिति होनी चाहिए, 5 समिति होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ में कितनी समितियों का गठन हुआ है, 5 समितियों का। ठीक है, पहली बात कौन होगा, पहला समिति का नाम है जनरल एडमिनिस्ट्रेशन समिति, सामान्य प्रशासन समिति। ठीक है, सामान्य प्रशासन समिति, ये पहली समिति का नाम है। ठीक है, दूसरी समिति क्या है, एजुकेशन, हेल्थ एंड सोशल वेलफेयर, शिक्षा, स्वास्थ्य और सामाजिक कल्याण, सोशल वेलफेयर, ये दूसरी समिति का नाम है। कंस्ट्रक्शन, तीसरी समिति है कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कमेटी। ठीक है, निर्माण एवं विकास, निर्माण एवं विकास समिति। चौथी समिति है एग्रीकल्चर, रेवेन्यू, फॉरेस्ट कमेटी। ठीक है, कृषि और राजस्व और वन समिति। ठीक है, विलेज गौठान समिति, ग्राम गौठान। ठीक, कौन कौन सी समिति है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी हो गई, एजुकेशन, हेल्थ, सोशल वेलफेयर हो गया, कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट हो गया, एग्रीकल्चर रेवेन्यू हो गया और विलेज गौठान कमेटी हो गई। ये 5 समिति जो है छत्तीसगढ़ के पंचायत में जो है गठित की जाती है, 5 समिति। ठीक है, ये याद रखना है, मिनिमम 3 रहेंगे, मैक्सिमम 5 रहेंगे। ठीक है, आगे बढ़े। देखो ये तो था ग्राम पंचायत का, फिर जनपद पंचायत और जो जिला पंचायत है। ठीक है, इसमें कितनी समिति हो सकती है, कमेटी हो सकती है, 5 से 7। इसमें 3 से 5, इसमें 5 से 7। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितनी समिति है, 7 समिति है, जो मैक्सिमम है वही है। इसमें भी वही है, जनरल एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी हो गया, एजुकेशन हो गया, शिक्षा से संबंधित हो गया, एग्रीकल्चर कृषि से संबंधित समिति हो गया, फॉरेस्ट हो गया,
ठीक है। वन समिति, देखो इसमें जो साथ में था उसको अलग अलग कर दिया है, ठीक है। कोऑपरेटिव एंड इंडस्ट्री कमेटी होगी, सहकारिता एवं उद्योग, ठीक है। हेल्थ, वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर कमेटी, ठीक है। स्वास्थ्य हो गया, महिला बाल कल्याण, और कम्युनिकेशन एंड वर्क हो गया संचार से संबंधित, ठीक है। संचार और कार्य समिति हो गई। कौन कौन सी समिति हो गई? सामान्य प्रशासन समिति, शिक्षा, कृषि, वन, और जो ये आपका स्वास्थ्य और महिला बाल कल्याण है, इतनी समिति तो इसमें भी है, ठीक है। अलग कौन सा था? सहकारिता, उद्योग और संचार, ये जो है अलग जो समिति है वो कहाँ स्थापित हो गया है? इधर देखो आप लोग, समझ आ रहा है? हाँ इधर देखो, ठीक है। ये जो है 5 से 7 समिति यहाँ हो गई और 3 से 5 समिति यहाँ हो गई। सारी समितियों का नाम याद रखना है, क्योंकि क्या होगा, कई बार स्टेटमेंट में पूछ देगा कि क्या ये समिति यहाँ है, ठीक है। तो ये याद रखना कि जो ये ग्राम गौठान समिति है वो जनपद और जिला पंचायत में नहीं है। कहाँ है? ग्राम पंचायत, ठीक है। चलिए अब ये बता रहा है कि जो ग्राम पंचायत की समितियों के बारे में हम लोग लाइन से देखते हैं, ठीक है। ग्राम पंचायत की जो समिति है वो उसका उल्लेख कहाँ है? धारा 46 में, ठीक है। पहला पॉइंट क्या याद रखोगे? धारा, सारी धारा याद रखने ना एक एक करके, फिर हम लोग एक साथ टेबल में देखेंगे, लेकिन जो मोस्ट IMP आपकी धारा है वो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। तो धारा 46 में किसका उल्लेख है? आपकी ग्राम पंचायत की स्थायी समितियों का, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है, क्या उपबंध है? छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम की धारा 46 है, ये पहली पॉइंट बता दिया। कितनी समिति है? 3 से 5 समिति, ये तो हम लोग देख लिए, ठीक है। देखो और एक कंडीशन क्या बता रहे, 3 से 5 समितियां तो होंगी, लेकिन अगर कलेक्टर की अनुमति से इन समितियों के अलावा और भी समिति जो है गठित की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में अधिकतम 5 समितियां, कलेक्टर अगर चाहे तो और समितियों की जो है गठन करने का आदेश दे सकता है, ठीक है। तो इस अधिकारी का नाम याद रखना, कौन कर सकता है? कलेक्टर, ये याद रखना है, ठीक है। चलिए अब देखो यहाँ से देखना, यहाँ से इंपॉर्टेंट होता है कि देखो अभी तक हम लोग क्या देखे, धारा देख लिए, कौन कितनी समितियां होती है वो देख लिए, और समिति गठित की जा सकती है क्या वो देख लिए, ठीक है। अब देखो जो सदस्यों की संख्या होगी, भाई समिति जब बनाई जाएंगे तो उसमें सदस्य होंगे ना, तो कितने सदस्य होंगे उसके बारे में बता रहे हैं। तो अधिकतम के एक समिति में कितने सदस्य होंगे? 4 सदस्य। टोटल हम लोग के पास 5 समिति है, प्रत्येक समिति में जो है 4 सदस्य होंगे, लेकिन कंडीशन क्या है? सामान्य प्रशासन समिति को छोड़ करके वहाँ पे 5, 6, 7 और भी जो है सदस्य, क्योंकि वहाँ पे होता क्या है, जो सामान्य प्रशासन समिति है ना, जो सरपंच होगा उसका अध्यक्ष होगा, और जो बाकी समिति के जो अध्यक्ष होंगे, ठीक है, बाकी कितने समिति बचे? मान लिया 4 समिति बचे, तो उसके पदेन सदस्य हो जाते हैं, ठीक है। इसलिए जो तो कितने हो गए? 5 हो गए ना, फिर 5 सदस्य हो गए, तो इसलिए उसको छोड़ कर है। समझ आए क्यों छोड़ कर गए? समान जो बाकी जो समिति उसमें कितने सदस्य होंगे? 4 सदस्य होंगे, सामान्य प्रशासन समिति को छोड़ करके, ठीक है। फिर क्या बता रहे, समितियों का कार्यकाल कितना होगा? 5 साल ही होगा, क्योंकि पंचायत का कार्यकाल ही 5 साल है, तो ये भी 5 साल तक चलेगा, ठीक है। फिर देखो क्या बता रहे हैं, समितियों के सदस्य, ठीक है। देखो ग्राम पंचायत के प्रत्यक्ष निर्वाचित पंच होंगे, वो ही इसके सदस्य होंगे, पहली बात ये बता रहे हैं, ठीक है। पहला क्या बता रहे हैं? पंच उसके सदस्य होंगे, लेकिन जो एक पंच है वो अधिकतम 2 समितियों का सदस्य हो सकता है, ठीक है। अभी क्या पहला पॉइंट क्या देखे थे कि एक समिति में 4 सदस्य होंगे, ठीक है। अब पंच उसके सदस्य होंगे, तो एक जो पंच है वो कितनी समितियों का सदस्य बन सकता है? 2 समितियों का, ठीक है। संबंधित समिति के विषय वस्तुओं का अनुभव या विशेषता ज्ञान रखने वाले ऐसे 2 व्यक्ति जिनको जो है पंचायत की समितियों का संयोजित या फिर शामिल किया जा सकता है। मतलब ये बता रहा है कि विशेष ज्ञान रखने वाला, मान लिया जाए कोई स्वास्थ्य से संबंधित और शिक्षा से संबंधित विशेष ज्ञान रखता है, जो हमारे कार्य को बेहतर तरीके से जो है सुझाव दे सकता है उस कार्य में, जिसका हम लोग बेहतर क्रियान्वयन कर सके। तो ऐसे जो विशेष ज्ञान रखने वाले 2 व्यक्ति को हम उसको क्या बना सकते हैं? अपना सदस्य बना सकते हैं, ठीक है। तो संख्या याद रखना, विशेष ज्ञान रखने वाले 2 हैं, एक पंच जो है अधिकतम 2 समितियों का सदस्य हो सकता है, ठीक है। आगे देखते हैं, फिर क्या बता रहा है? समितियों का बैठक के बारे में बता रहा है। प्रत्येक माह में कम से कम एक बार इसकी जो है बैठक होगी, प्रत्येक माह में कम से कम एक बार,
देखो यहाँ कंडीशन अलग हो रहा है ना, ये ग्राम पंचायत की समितियों की बैठक की बात कर रहा है, तो वो आपको ग्राम सभा से मत जोड़ लेना, कन्फ्यूज़न होगा आगे चल करके। तो बार बार ध्यान देना है, ये समितियों की बात कर रहा है जो 1 माह में कम से कम इसकी 1 बार बैठक होगी। ठीक है, पहली बात। और अगर आधे से अधिक जो है सदस्य लिखित तौर पर अनुशंसा करते हैं कि और जो है इसकी बैठक बुलाई जाए, 1 माह में 1 बार तो होगा, लेकिन और बैठक बुलाने की अगर चाहते हैं तो क्या होगा, आधे से अधिक होगा ना यहाँ पे। अब 1/3 बार नहीं है यहाँ पे, तो ऐसे फोकस करके याद रखना, यहाँ पे 1/3 नहीं है, यहाँ पे क्या है, आधे से अधिक अगर सदस्य जो है लिखित तौर पे मांग करते हैं कि समिति की बैठक बुलाई जाए तो क्या की जाएगी, बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, वैसे 1 महीने में 1 बार बुलाना लिखा हुआ है। ठीक, देखो फिर क्या बोल रहा है कि समिति के किसी सदस्य का पद रिक्त हो जाने पर ग्राम पंचायत की बैठक बुलाकर रिक्त पद को भरा जाएगा और उसका कार्यकाल क्या होगा, शेष कार्यकाल के लिए होगा। मान लीजिए अभी हम लोग देख रहे थे शिक्षा समिति की बात कर लेते हैं, इसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, 4 सदस्य हो सकते हैं। मान लीजिए एक की जो है मृत्यु हो गई, 3 सदस्य होंगे। अब अभी 2 साल इसका कार्यकाल हो चुका था, ठीक है। अब नए सदस्य में भरे जाएंगे ना, जो भी पंच जो है निर्वाचित होगा, मान लीजिए उसी को सदस्य बना लिया गया, तो उसका कार्यकाल कितने वर्ष का हो जाएगा, 3 वर्ष का हो जाएगा। यही यहाँ पे बताना चाह रहा है। ठीक है, शेष अवधि के लिए होगा। शिक्षा समिति में अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, जो आपका शिक्षा समिति था ना, उसमें 1 महिला और 1 अनुसूचित जाति और 1 अनुसूचित जनजाति ST का सदस्य होना आवश्यक है। ये भी आप इंपॉर्टेंट कर लेना इसको। ठीक है, क्या बोल रहा है, ये भी बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। जो आपका शिक्षा समिति है ना, उसमें क्या होगी, 1 महिला होनी चाहिए, मतलब 2 सदस्यों की बात कर रहे हैं ना, 3 नहीं है यहाँ पे, 2 की बात कर रहे हैं। 1 तो महिला होगी और 1 क्या होगा, SC या फिर ST होगा। ठीक है, 2 सदस्यों का होना कहाँ पे, शिक्षा समिति में। शिक्षा समिति में 2 सदस्य होने अनिवार्य हैं, 1 SC होगी और 1 ST होगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। यहाँ तक कोई डाउट है, कोई चीज़ नहीं समझ आया होगा, आगे देखें। देखो फिर क्या बोल रहे हैं, इन समितियों का कार्य जो है विवरण ग्राम पंचायत की बैठक में रखी जाएगी। ठीक है, जो भी कार्य होगा, जो भी वो लोग विवरण बनाएंगे ग्राम पंचायत की बैठक में रखेंगे, वही तो काम है इन लोगों का, सामान्य सी बात है। सरपंच एवं उप सरपंच अपने पदीय समिति को छोड़कर किसी भी अन्य समिति के सदस्य नहीं होंगे, ये भी इम्पोर्टेंट है। क्या बोल रहा है, देखो 2 पद है यहाँ पे, एक तो सरपंच है। ये जो सरपंच होता है ना, ये सामान्य प्रशासन समिति जो हम लोग देखे थे, इसका क्या होता है, ये पदेन अध्यक्ष होता है। समझ रहे हो, पदेन अध्यक्ष मतलब सरपंच है तो वही उसका अध्यक्ष हो सकता है, उसके अलावा कोई अध्यक्ष नहीं होगा। ठीक है, तो सामान्य प्रशासन समिति का जो है अध्यक्ष होता है, इसलिए जो है वो एक का अध्यक्ष बन गया ना, तो इसलिए उसको छोड़कर किसी और का सदस्य वो नहीं होगा, पहला पॉइंट। वैसे ही उप सरपंच देखे थे, उस पर उप सरपंच के बारे में बताया था ना मैं, कि ये जो है शिक्षा समिति का क्या होता है, ये भी पदेन जो है अध्यक्ष होता है। उप सरपंच कौन सी समिति का, शिक्षा समिति का। सरपंच कौन सी समिति का, सामान्य प्रशासन समिति का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। ठीक है, तो इन दोनों समिति को छोड़ करके ये कहीं के अध्यक्ष नहीं होंगे। ठीक है, फिर कोई भी पंच अधिकतम 2 समितियों का सदस्य हो सकता है, लेकिन 1 से अधिक समिति का अध्यक्ष नहीं हो सकता। ये पॉइंट भी याद रखना। अभी हम लोग देखे थे ना कि एक पंच जो है अधिकतम 2 समिति का सदस्य हो सकता है, लेकिन अब वही पंच में से तो बाकी जो समिति बचे 4, कौन उसके अध्यक्ष होंगे, यही पंच में से ही तो अध्यक्ष चुने जाएंगे ना। तो वो जो एक पंच होगा, एक ही समिति का अध्यक्ष होगा। समझ आ रहा है क्या बोल रहा हूं? देखो जो पंच है वो क्या होगा, मैक्सिमम 2 समिति का क्या हो सकता है, सदस्य हो सकता है। ये तो सदस्यता की बात हुई, लेकिन अगर अध्यक्षता की बात होगी तो वो एक जो है समिति का अध्यक्ष हो सकता है। ठीक है, ये ध्यान रहेगा। एक पंच जो है मैक्सिमम 2 समिति का अध्यक्ष सदस्य हो सकता है, लेकिन अध्यक्ष एक समिति का होगा। उसके लिए कंडीशन अलग था ना, सरपंच और पंच के लिए, कि वो पदेन अध्यक्ष थे, इसलिए दूसरी समिति के सदस्य नहीं हो सकते। लेकिन पंच में ऐसे नहीं है, वो अध्यक्ष भी हो सकते हैं किसी समिति के और दूसरे समिति के सदस्य भी बन सकते हैं। ठीक है, ध्यान रहेगा। कौन?
कैसे 3 पोजीशन होगा? मैक्सिमम दो जगह सदस्य रहेंगे और एक जगह अध्यक्ष रहेगा। अध्यक्ष रहेगा, 3 पोजीशन वो रह सकता है, हाँ ऐसे, ठीक है। लेकिन ना यहाँ पे ऐसा होगा कि जैसे 2 आपकी समिति है तो यहाँ वो क्या रहेगा, अध्यक्ष पद पर रहेगा और यहाँ पे वो सदस्य पद पर रहेगा, क्योंकि अध्यक्ष है तो इसका सदस्य भी हुआ ना। मतलब 3 का नहीं हो सकता कि 2 में वो सदस्य हो गया और 1 में अध्यक्ष हो गया, ऐसे नहीं होगा। हाँ ऐसे नहीं होगा, ठीक है। 1 में सदस्य हो गया, अध्यक्ष है मतलब वो भी तो सदस्य ही है ना उसका, ठीक है। ये हो गया। फिर ये देखते हैं इसमें क्या बोल रहा है। इसका मतलब कमिटी में 2 ही पे रहेंगे, बस पोजीशन जो है वो 3 हो सकती है। नहीं मैडम, वही तो बताया ना मैं कि जैसे एक पंच है, 2 समितियों का सदस्य हो सकता है, अध्यक्ष भी तो सदस्य ही हुआ ना। हाँ तो वही वो मैक्सिमम 2 कमिटी के ही मेंबर हो सकते हैं, लेकिन उनकी पोजीशन 3। ठीक है, पोजीशन 3 मान लो, ठीक है, तो वो उतने हो सकते हैं, ठीक है। फिर देखो क्या बोल रहा है कि समितियों द्वारा अंतिम रूप से निर्णित कोई विषय वस्तु 6 माह के बाद पुनः विचार के लिए लाई जा सकती है, परंतु कम से कम जो है 3/4 सदस्य की जो है अनुमति लिखित तौर पर होनी चाहिए। देखो इसमें क्या बोल रहा है कि मान लिया जाए अब वो समिति गठित की गई है, मान लिया जाए कोई शिक्षा समिति है, शिक्षा समिति ने ये विचार किया कि एक जो है प्राथमिक शाला का स्कूल का निर्माण कराया जाए गाँव में, ठीक है। ऐसा निर्णय हो गया उस समिति की बैठक में। अब ये लोग सोच रहे हैं कि नहीं भाई फिर से उसमें विचार किया जाए, सहमति हो गई पूरी, ठीक है, अप्रूवल भी उस समिति को मिल गया बहुमत से। अब बोलने जा रहे हैं कि और उस पर विचार किया जाए। तो और अगर विचार करना होगा ना तो 6 माह के बाद अगर उस पर विचार कर रहे हैं कि स्कूल बनाना चाहिए कि नहीं, इस पर और विचार किया जाए, तो 6 माह अगर के बाद अगर पुनः विचार करना है तो जो जितने भी सदस्य हैं उस समिति के 3/4 सदस्य अगर लिखित तौर पर मांग करते हैं तो उस पर पुनर्विचार किया जा सकता है। ये पहला कंडीशन हुआ, ठीक। या फिर अगर विहित अधिकारी अगर निर्देश देता है कि उस पर आप पुनः विचार करो तो पर उस पर क्या किया जा सकता है, पुनर्विचार किया जा सकता है, उस पर विषय पर चर्चा करो अगर बोला जाए, ठीक है। तो क्या कंडीशन है कि अंतिम रूप से अगर निर्णय कोई विषय वस्तु है 6 माह के बाद अगर पुनः विचार के लिए लाई जा सकती है, परंतु कब 3/4 सदस्य उसके लिखित जो है मांग करते हैं तो, या फिर विहित प्राधिकारी अगर ऐसा निर्देश देता है कि उस पर पुनर्विचार करें, ठीक है। चलिए अब जो समिति के सभापति हैं, सभापति मतलब क्या हो गया, वही अध्यक्ष हो गए, ठीक है। तो इनके अध्यक्ष का जो निर्वाचन वो 1 माह के भीतर हो जाना चाहिए। जैसे पूरे सरपंच जो है ग्राम पंचायत चुन करके आई, सारे पंच चुन करके आए, सरपंच चुन के आए, पहले सम्मेलन में उनका शपथ ग्रहण समारोह हो गया, अब समिति गठित की गई तो 1 महीने का उन लोग को समय दिया जाता है कि 1 महीने के अंदर जो है आप अपनी समिति के सारे सदस्य और उनके सभापति को चुन लो, ठीक है। ये 1 माह आपको ध्यान रखना है। फिर क्या बता रहा है, ग्राम पंचायत आवश्यकता अनुसार बैठकों में शासकीय अधिकारियों और अन्य विषय विशेषज्ञों को सलाह देने के लिए आमंत्रित कर सकेगी। ये जो है स्टेटमेंट ऐसा डाल सकता है, ठीक है। ग्राम पंचायत जो है, क्योंकि अगर शासकीय अधिकारियों को आमंत्रित कर रहे हैं तो उनके विशेष ज्ञान से वो लाभान्वित होंगे और बेहतर तरीके से योजना वो बना सकते हैं। इसलिए क्या किया जा सकता है, जो शासकीय अधिकारी है और उस विषय का जो विशेषज्ञ है उसको आमंत्रित कर सकते हैं। देखो जो कोई भी अगर एक्स्ट्रा ऐसा बुला रहे हैं ना, वो लोग सिर्फ जो है सुझाव दे सकते हैं। एक चीज़ याद रखना, मत देने का उनको अधिकार नहीं होता है। अगर ऐसा स्टेटमेंट आता है कि क्या वो मत भी दे सकते हैं स्थायी समिति में, तो वो मत नहीं दे सकते, केवल अपने जो है सुझाव वहाँ पे रख सकते हैं, ठीक है। और उन सुझावों को भी मानना कोई बाध्यकारी नहीं है इस समिति के लिए, ठीक है। चलिए, हाँ इतनी बातें थी कि इसमें ग्राम पंचायत की जो है समिति में, ठीक है। इसमें कोई डाउट है? जितने भी कंडीशन हम लोग देखें, देखो क्या क्या कंडीशन देखे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहली बात तो थी कि धारा 46 में इसका उल्लेख है, ठीक है। फिर दूसरा क्या था कि 3 से 5 समिति गठित की जा सकती है। छत्तीसगढ़ में मैक्सिमम 5 समिति है, ठीक है। सर एक समिति में कितने सदस्य हो सकते हैं? मैक्सिमम 4 सदस्य हो सकते हैं, ठीक है। कितना कार्यकाल रहेगा? 5 वर्ष इसका कार्यकाल रहेगा। कौन कौन से इसके सदस्य होंगे? भाई एक जो है जो प्रत्यक्ष जो पंच चुना जा रहा है वो अधिकतम 2 पंच जो है समिति का सदस्य हो सकता है, और जो विशेष ज्ञान रखता है वो उसका सदस्य हो सकता है। उसमें भी 2 हैं, 2 विशेष ज्ञान रखने वाले, ठीक है।
बैठक प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बैठक बुलाई जाएगी, और जो है आधे से अधिक अगर सदस्य लिखित तौर पे मांग करते हैं तो भी और बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, फिर क्या देखे थे, हाँ जो रिक्त पद होगा उसको भरा जाएगा, अगर कोई रिक्त पद हो जाता है वो उसकी जो सदस्यता वो शेष कार्यकाल की रहेगी। ठीक है, फिर देखे थे जो शिक्षा समिति है उसमें एक महिला और एक ST SC का होना अनिवार्य, मतलब 2 लोग रहेंगे। ठीक है, एक महिला हो सकती है और एक ST SC होना अनिवार्य है। शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, उप सरपंच होगा, जो कि पदेन रूप से होगा। ठीक है, इन समितियों का कार्य विवरण जो है ग्राम पंचायत की बैठक में रखी जाएगी। ठीक बात है। सरपंच उप सरपंच अपने पदी समिति को छोड़ करके किसी और समिति के सदस्य नहीं होंगे, क्योंकि सरपंच कहाँ का सदस्य होगा, सामान्य प्रशासन समिति का, और उप सरपंच शिक्षा समिति का पदेन सदस्य अध्यक्ष होगा। ठीक है, कोई भी पंच अधिकतम 2 समिति का सदस्य हो सकता है। ठीक, लेकिन सभापति केवल एक ही समिति का हो सकता है, अध्यक्ष एक ही समिति का। अगर समितियों द्वारा अंतिम रूप से कोई विषय पर निर्णय ले चुका है और उस पर पुनः विचार करना चाहते हैं तो 3/4 सदस्य जो है लिखित मांग पर कर सकते हैं, या फिर अगर विहित प्राधिकारी निर्देश दे पुनः विचार के लिए तो किया जा सकता है। ठीक है, और क्या देखे थे कि समितियों के सभापति का निर्वाचन 1 माह के भीतर कर लो, और किसी भी विषय विशेषज्ञ को सलाह देने के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। इतना ग्राम पंचायत की स्थायी समिति में हम लोग देखें। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग, इसमें कोई डाउट है नहीं है ना, आगे बढ़े। अब देखते हैं जनपद पंचायत की स्थायी समितियां। ठीक है, तो जनपद पंचायत की स्थायी समितियां और जिला पंचायत में जो भी आपके जो फैक्ट्स हैं वो सारे सेम हैं। बस आपको क्या कर लेना है, जनपद हम लोग पढ़ेंगे, पंचायत भी पढ़ेंगे, जिला पंचायत, जनपद की जगह आप क्या कर लोगे, जिला कर लोगे। ठीक है, देखो अब इसमें क्या बता रहे हैं। सबसे पहले इसमें भी संख्या बता दिया, कितनी संख्या होंगे समितियों की संख्या 5 से 7, वहाँ कितना था 3 से 5। ठीक है, जिला कलेक्टर, इसमें भी वही बात है, जिला कलेक्टर की अनुमति भी इन समितियों के अलावा और भी समिति गठित की जा सकती है, समितियों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। छत्तीसगढ़ में कितनी समिति है, 7 समिति है। ठीक, ये बात बता दिया। सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 से 10। यहाँ सदस्यों की संख्या कितनी है, 5 से 10। वहाँ कितनी है, 4 सदस्य हैं। यहाँ कितनी है, 5 से 10। कार्यकाल वही रहेगा, 5 साल इनका कार्यकाल रहेगा। ठीक है, कितनी समिति, 5 से 10। कलेक्टर और समितियों की संख्या बढ़ा सकता है, 5 से 10 सदस्यों की संख्या होगा, कार्यकाल 5 वर्ष रहेगा। ठीक है, अब देखो समितियों के सदस्य, देखो कौन कौन इसके सदस्य होंगे। पहली बात तो जो जनपद पंचायत सदस्य होंगे, जो चुन करके आए हैं प्रत्यक्ष रूप से, वो इनके सदस्य होंगे। कितनी समितियों के, अधिकतम 3 समितियों के सदस्य हो सकते हैं। यहाँ पे कितना है, 3 है, वहाँ कितना था, 2 था। ठीक है, संबंधित समिति के विषय वस्तुओं का अनुभव रखने वाला, विशेष ज्ञान रखने वाला, अधिकतम 2 सदस्य जो है इसका 2 व्यक्ति जो इसका सदस्य हो सकता है, विशेष ज्ञान रखने वाला। वहाँ कितना देखे थे, वहाँ भी 2 देखे थे। ठीक है, ये कंपेयर करके याद रखना कि यहाँ कितने अधिकतम 3 समितियों के सदस्य हो सकते हैं, वहाँ 2। विशेष ज्ञान रखने वाले यहाँ भी 2 हैं, वहाँ भी 2 हैं। ठीक, ये वही बात है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि किसी विषय वस्तु पर मत देने का अधिकार उनको नहीं होगा, केवल क्या दे सकते वे, सुझाव दे सकते हैं। ठीक है, देखो अब हम लोग क्या देखे थे, इसके सदस्य में देखे थे ना कि जो विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, जो विधानसभा के अध्यक्ष, जो विधायक जो होते हैं वो जनपद पंचायत के सदस्य होते हैं। जो अंशतः पूर्णतः ग्रामीण क्षेत्रों में आते हों वो भी क्या होंगे, इसके सदस्य होंगे। ठीक है, किसके, जो स्थायी समिति बने होंगे उसके। और प्रत्येक समिति के जो है सदस्य होंगे, जो विधानसभा का प्रत्येक सदस्य जो जनपद पंचायत का सदस्य है। देखो 2 अलग अलग चीज़ें हैं ना, अभी हम लोग यहाँ पे समझेंगे क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे विधानसभा का प्रत्येक सदस्य जो जनपद पंचायत का सदस्य, यहाँ पे 2 चीज़ें। पहला चीज़ क्या है, जनपद पंचायत का सदस्य, और स्थायी समिति का सदस्य, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। क्यों मैं बोल रहा हूँ ऐसा, क्योंकि जो विधायक जो होता है वो स्थायी समिति के सारे जो स्थायी समिति उनके सदस्य होता है, लेकिन जनपद पंचायत का सदस्य हम लोग देखे थे कि 1/5 जो है सरपंच भी होते हैं, होते हैं कि नहीं होते। तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जनपद पंचायत का सदस्य है, ये जनपद पंचायत की स्थायी समिति का सदस्य नहीं है। ये बात को अच्छे से याद रखना। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ, 2 अलग अलग चीज़ें हैं।
एक तो जनपद पंचायत सदस्य होना अलग है, ठीक है, और स्थायी समिति का सदस्य होना अलग चीज़ है। ये जो सरपंच है वो केवल जो है जनपद पंचायत जो सदस्यता होती है, जनपद पंचायत के स्ट्रक्चर जो संरचना हम लोग पढ़ते उसका सदस्य होगा सरपंच। लेकिन अभी हम लोग स्थायी समिति पढ़ रहे हैं, उस स्थायी समिति में ये उसकी सदस्यता नहीं होगी। कौन होगा? केवल विधानसभा विधायक जो होगा, ठीक है, जो अंशतः पूर्ण उसका आता हो। ये समझ आया बात? इसको नोट करके लिख लेना अपनी कॉपी में, अपनी जैसे समझ आता होगा, ठीक है। आगे बढ़े। यहाँ पे प्रत्येक समिति का सदस्य होगा, ये याद रखना, ठीक है। नहीं, यहाँ 2 नहीं है, जहाँ तक जहाँ सभी है जिला में 2 होगा। प्रत्येक समिति है, एक बार और मैं देख के इसको बता दूंगा, करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। अभी ध्यान ये रखना कि सभी समितियों का ये क्या होता है? सदस्य होता है, ठीक है। इसको मैं देख के बताऊंगा, ठीक है। चलिए, अब ये सदस्य हो गया, फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं कि सचिव कौन होगा उस समिति का, ठीक है। समिति का सचिव की बात करें तो जो सामान्य प्रशासन समिति हम लोग देखे थे, जिसका अध्यक्ष कौन था, इसका भी अध्यक्ष कौन होगा? जनपद पंचायत अध्यक्ष, इसका पदेन अध्यक्ष हो जाएगा, ठीक है। इसका सचिव कौन होगा? जो हम लोग मुख्य कार्यपालन अधिकारी देखे थे ना, सीईओ, वही इसका क्या होगा? सचिव होगा। लेकिन जो बाकी समिति होती है उसके सचिव का जो है निर्धारण कौन करेगा? ये सीईओ करेगा। देखो क्या बोल रहे हैं, अन्य समितियों का जनपद जो सीईओ है, अन्य समितियों का जो सीईओ है अधिकारी, वो उसको क्या करेगा? नियुक्त करेगा। जो अन्य समिति है उसके सचिव का निर्धारण कौन करेगा? ये जो सीईओ करेगा, ठीक है, याद रहेगा। अब देखते हैं समिति की बैठक के बारे में देखते हैं। प्रत्येक माह में कम से कम एक बार बुलाया जाएगा, ठीक है, ये भी वही बात है। और इसमें भी वही, आधे सदस्य अगर मांग करते हैं लिखित तौर पर तो बैठक को बुला लिया जाएगा, ठीक। इसमें भी एक माह है, वहाँ भी एक माह था, ठीक। समितियों का नियंत्रण की बात करते हैं तो जनपद पंचायत के सामान्य नियंत्रण के अधीन ही रहेगा। उन समितियों का नियंत्रण जनपद पंचायत के अधीन ही रहेगा, ठीक है, सामान्य सी बात है। समिति का निर्णय बैठक में सदस्यों के बहुमत से होगा, ये भी सामान्य बात है। कोई भी निर्णय लेना है, जैसे तालाब बनाना है तो वहाँ पे क्या होगा? चुनाव होगा। हाँ भाई, आधे से अधिक लोग चाह रहे हैं कि वहाँ पे तालाब बनना चाहिए उस ग्राम में, तो जो है वो निर्णय पारित हो जाएगा, तो सामान्य बहुमत से ही पारित हो जाएगा, ठीक है। समिति की बैठक की सूचना कितने दिन पूर्व दी जाएगी? 5 दिन पूर्व दी जाएगी, कि 5 दिन के बाद, जैसे आज 5 मार्च है तो आज जो है बोला जाएगा 10 मार्च को जो है समिति की बैठक होने वाली है, ये सूचना दे दी जाएगी। ये सामान्य सी बात है, ठीक है। ये भी वही बात बोल रहा है कि समिति का अगर कोई सदस्य का पद अगर रिक्त हो जाता है तो नए जो है सदस्य को जो है चुना जाएगा, समिति में जो है लाया जाएगा, और उसका भी कार्यकाल क्या हो जाएगा? शेष अवधि के लिए रहेगा। ये भी देख लिए, ग्राम पंचायत में भी यही व्यवस्था थी, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है कि जो शिक्षा समिति है उसमें एक महिला होगी और एक एससी और एक एसटी होगा। ये भी वही चीज़ था, वहाँ भी वही था। शिक्षा समिति का जो पदेन अध्यक्ष कौन होगा? उप सरपंच होगा। यहाँ कौन हो जाएगा? उपाध्यक्ष हो जाएगा। इसमें क्या होगा? एक महिला और एक एससी एसटी के जो है सदस्य होने ही चाहिए, ठीक है। इन समितियों का कार्य विवरण जनपद पंचायत के सामान्य सभा की बैठक में रखा जाएगा, ठीक है। ये तो सामान्य सी बात है, जो भी कार्य विवरण होगा सामान्य सभा में रख दिया जाएगा, ठीक है। जनपद पंचायत अध्यक्ष और उपाध्यक्ष अपने पदीय समिति को छोड़कर किसी भी अन्य समिति का सदस्य नहीं हो सकता। वही बात बोला है, क्योंकि वो पदेन रूप से सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति के अध्यक्ष होते हैं, तो दूसरे समिति के वो सदस्य नहीं हो सकते, ठीक। फिर क्या बोल रहा है? कोई भी जनपद पंचायत सदस्य अधिकतम 3 समितियों का सदस्य हो सकता है। ये भी बात देख ली हम लोग। ग्राम पंचायत में कितना था? 2 समिति था। यहाँ कितना है? 3 समिति है, ठीक है। फिर क्या बोल रहा है? समितियों द्वारा अंतिम रूप से निर्णित कोई भी विषय वस्तु 6 माह के बाद पुनर्विचार के लिए लाई जा सकती है, लेकिन कम से कम 3/4 सदस्यों का लिखित तौर पर अनुमति आवश्यक है। वहाँ भी वही व्यवस्था थी। 6 माह तक के बाद अगर उसमें पुनर्विचार करना चाह रहे हैं तो 3/4 जो सदस्य हैं वो लिखित इसकी क्या करेंगे? मांग करेंगे, विचार किया जा सकता है फिर, ठीक। ये सारे फैक्ट सब याद रखना ना, 2/3 दे देगा, कन्फ्यूज़न हो जाएगा फिर, ठीक है।
समिति के सभापति का निर्वाचन 1 माह के भीतर आवश्यक है। ये वही बात बोल रहे हैं, 1 माह के भीतर निर्वाचन कर लो भाई सभापति और जो उनके सदस्य हैं उनका। ठीक, समितियों का बैठक संबंधित समिति के सभापति द्वारा बुलाया जाएगा। जो भी उसके सभापति होंगे, अध्यक्ष होंगे, वो अपनी समिति का बैठक बुलाने का उसकी जिम्मेदारी होगी। ठीक, ये भी सामान्य सी बात है। देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है कि समितियों के आधे से अधिक सदस्यों के द्वारा लिखित अनुशंसा पर 10 दिन के भीतर सभापति को बैठक बुलाना आवश्यक है। विशेष बैठक होगी, प्रत्येक माह तो बैठक होगी। ठीक है, वही वाली बात है। फिर हम लोग देखे थे ना कि आधे से अधिक अगर सदस्य मांग कर रहे हैं कि समिति की बैठक हो, तो उसी की बात बोल रहा है। कितने दिन के भीतर, यहाँ पे दिन बता दिया है, 10 दिन के भीतर हम लोग को जो बैठक बुलाना पड़ेगा। और उसको कौन सी बैठक बोलेंगे? विशेष बैठक बोलेंगे। जो हर महीने होगा उसको सामान्य बैठक बोलेंगे। ये कौन सी बैठक होगी? विशेष बैठक होगी। विशेष कोई अगर चर्चा करना है किसी कार्य के बारे में। ठीक है, तो कितने, आधे से अधिक और कितने दिनों के भीतर? 10 दिनों के भीतर। ठीक है, 1 से अधिक समितियों से संबंधित विषय वस्तु पर अंतिम निर्णय जनपद पंचायत की सामान्य सभा में की जाएगी। मान लिया जाए, क्या बोल रहा है इसमें, 1 से अधिक समितियों से संबंधित कोई विषय वस्तु है, कोई ऐसा विषय है जो स्वास्थ्य से भी संबंधित है और शिक्षा से भी संबंधित है। ऐसा कोई विषय, तो स्वास्थ्य और शिक्षा समिति अलग अलग थी ना, तो अब 2 विषय ऐसे हैं जो अलग अलग समितियों से संबंधित है। तो ऐसे विषय पर जो चर्चा होगी वो सामान्य सभा में होगी, जहाँ पे दोनों समितियों के सदस्य बैठेंगे। ठीक है, ऐसी समितियों पे क्या हो जाएगी? उनकी चर्चा हो जाएगी। ठीक, ये सारे जो ऐसे स्टेटमेंट में पूछ देता है ना, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। ठीक, फिर बोल रहा है कि किसी भी समिति में आम जनता को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। आम जनता को कोई काम नहीं है उसमें। ठीक है, स्थायी समिति के सदस्य अपना त्याग पत्र जनपद अध्यक्ष को सौंपेंगे, परंतु सामान्य प्रशासन समिति के जो सभापति हैं, जैसे अध्यक्ष हो गया और जो उपाध्यक्ष होगा, वो जो है अपने पदेन रूप से अपनी समितियों से जो है त्याग पत्र नहीं दे सकते। देखो हम लोग 7 समिति देखे थे। 7 समिति में 2 समिति ऐसी थी जहाँ पे पदेन रूप से पदेन अध्यक्ष थे, सामान्य प्रशासन और शिक्षा समिति, तो वो अपना त्याग पत्र नहीं दे सकते। ठीक है, त्याग पत्र देना है तो फिर अपने पद से ही उनको हटना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जो बाकी जो 5 समिति बचे, उनके जो अध्यक्ष हो सकते हैं वो अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। किसको देंगे? जनपद पंचायत अध्यक्ष को, या फिर जिला के हैं तो जिला पंचायत अध्यक्ष को। ठीक है, यही बात यहाँ पे बोल रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं? सहयोजित सदस्य को किसी भी परिस्थिति में किसी भी स्थायी समिति का सभापति निर्वाचित नहीं किया जा सकता। मतलब जो विशेष ज्ञान रखने वाले जो सदस्य को हम लोग रखे थे ना, तो उन लोग सिर्फ वो सलाह दे सकते हैं, वो अध्यक्ष भी नहीं बन पाएगा। पहली बात तो मत भी नहीं दे पाएगा, और दूसरी बात अध्यक्ष के पद पर भी वो नहीं आ सकता है। ठीक है, यही बात याद रखनी है। अध्यक्ष वही बन सकता है जो प्रत्यक्ष रूप से चुना है। विधायक भी अध्यक्ष नहीं बन सकता है। ठीक है, जो प्रत्यक्ष चुना है वो मत दे सकता है और वो अध्यक्ष भी बन सकता है। ठीक, सभापति बन सकता है। वे विधायक जो जनपद पंचायत के पदेन सदस्य हैं, जनपद पंचायत के सभी समितियों के पदेन रूप से सदस्य होंगे। ठीक, यहाँ क्या लिखा है? ऑल लिखा है यहाँ पे। ठीक है, सभी होगा, एक बार और चेक कर लेंगे अपन। ठीक है, सभी समिति के क्या होंगे? सदस्य होंगे। ठीक है, अब इसमें कोई डाउट है तो बताइए। कोई पॉइंट नहीं समझ आया होगा? सारे पॉइंट्स क्लियर हैं? ठीक है, आगे बढ़े। ये लास्ट है, सेम इसमें भी वही है, वही चीज़ अब जो है रिवाइज हो जाएगा आप लोगों के लिए। ठीक है, क्योंकि जिला में भी वही है। कितने कुछ 1-2 पॉइंट बस इसमें अलग हैं। देखो कितने संख्या होगी, समितियों की संख्या कितनी हो जाएगी? जिला ग्राम पंचायत में कितना था? 3 से 5। कलेक्टर की अनुमति पर वही वाली बात है। ठीक है, संख्या की सदस्यों की संख्या कितनी होगी? वहाँ भी 5 से 10 था। ग्राम पंचायत में कितना था? 4 था। समितियों का कार्यकाल 5 साल होगा। ठीक है, वही बात है। समितियों के सदस्य देखो यहाँ पे अलग है, आगे आएगा, शायद आगे आएगा। देखो यहाँ भी जो पंचायत सदस्य जो प्रत्यक्ष निर्वाचित होंगे, अधिकतम 3 समितियों के सदस्य हो सकते हैं। जनपद में भी 3 था। ठीक है, और ग्राम में कितना था? 2 था। संबंधित समिति के जो विशेष ज्ञान रख रहे हैं वो 2 व्यक्ति इसके सदस्य हो सकते हैं। सब में 2 था, उसमें भी 2 था, उसमें भी 2 था। जो विशेष ज्ञान रखने वाले कितने होंगे? 2 होंगे।
अब यहाँ पे अलग है, इसको ध्यान से देखना और इसको IMP भी डाल लो। विधानसभा का प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत का पदेन रूप से सदस्य है वो उस जिला पंचायत के किन्हीं 2 समितियों का पदेन सदस्य होगा। ठीक है, इसमें चेंज हो गया, इसमें केवल 2 समितियों का वो सदस्य हो सकता है। ठीक है, जनपद में कितना था, सभी समितियों का वो सदस्य हो सकता है, लेकिन जिला पंचायत में कितना, केवल 2 समितियों का वो सदस्य हो सकता है। ठीक है, फिर संसद का जो लोकसभा और राज्यसभा का जो सदस्य है वो प्रत्येक ऐसा सदस्य जो जिला पंचायत का सदस्य है उस पंचायत की 2 समितियों का स्वेच्छानुसार पदेन सदस्य होगा। स्वेच्छानुसार मतलब अभी 7 समिति है, किसी भी समिति का वो सदस्य बनना चाहे उसमें से 2 समिति आप अब चुन लीजिए और उसका आप सदस्य बन सकते हैं। इसमें 2 है, उसमें तो थे ही नहीं। ठीक है, उसमें थे ही नहीं, इसमें 2 समिति को याद रखना। ठीक है, जिला पंचायत के सदस्य अपने में से स्थायी समितियों के सदस्यों का निर्वाचन करते हैं। ठीक है, वही बात है, अपने में से जो सदस्य उसी का जो है सदस्यों का निर्वाचन करेंगे। ठीक है, अब राज्यसभा के बारे में जो कंडीशन था वो बताइए, कैसे राज्यसभा का सदस्य इसका जो सांसद है वो जिला पंचायत का सदस्य बन सकता है। कौन होंगे, कौन सा वोटर लिस्ट, ग्राम पंचायत के मतदाता सूची में, इसको याद रखना। ठीक है, बाकी का तो जो क्षेत्र है वो अंशतः पूर्णतः आता हो वो उसके सदस्य होंगे। ठीक है, सचिव की बात कर रहा है, सचिव में भी वही बात है, जो जिला पंचायत का जो सचिव होगा वो सामान्य प्रशासन समिति का सचिव होगा। अन्य जो समितियां हैं उनके सचिव की नियुक्ति कौन करेगा, ये जो सचिव होगा, जो CEO होगा वो करेगा। ठीक है, ये वही बात बता दिया यहाँ भी, ये वही बात बता रहे हैं यहाँ भी कि समिति के किसी भी सदस्य का पद अगर रिक्त हो जाता है तो वो जो शेष कार्यकाल के लिए जो है काम करेगा, ये वही बात है। ठीक, फिर क्या बताया कि जो शिक्षा समिति होता है उसमें एक महिला होनी चाहिए, एक SC होनी चाहिए, एक महिला व एक SC या फिर ST होनी चाहिए। ठीक है, इसका अध्यक्ष कौन होगा, शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होगा, उपाध्यक्ष होगा, पदेन रूप से होगा। ठीक है, जो भी कार्य का विवरण होगा वो सामान्य सभा की बैठक में रखी जाएगी। ठीक है, जिला पंचायत का अध्यक्ष जो है उपाध्यक्ष पदेन अपनी समिति को जो है छोड़कर किसी अन्य समिति का सदस्य नहीं हो सकता, ये भी हम लोग देख लिए, क्योंकि वो सामान्य प्रशासन समिति हो गया, शिक्षा समिति हो गया, उसका पदेन अध्यक्ष होता है तो क्या करेगा, अन्य किसी समिति का सदस्य नहीं हो सकता, साथ ही वो त्याग पत्र भी नहीं दे सकता है। कोई भी जिला पंचायत सदस्य अधिकतम 3 समितियों का जो है सदस्य हो सकता है। विधायक कितनी समिति का, विधायक भी 3 समिति का, 2 समिति का। ठीक है, जो जिला के सदस्य होंगे वो अधिकतम 3 समिति के, और जो विधायक हैं, राज्यसभा सांसद, लोकसभा सांसद, वो अधिकतम 2 समिति के सदस्य हो सकते हैं। ठीक है, समितियों द्वारा अंतिम रूप से निर्णित कोई विषय है उस पर जो है पुनर्विचार करना है, तो वही 6 माह के वाले बात है, और ये 3/4 है। 3/4 सदस्य अगर लिखित मांग करते हैं तो पुनर्विचार के लिए जो है उसको विषय को लाया जा सकता है, वही बात है। ठीक है, समिति के सभापति का निर्वाचन 1 माह के भीतर करना आवश्यक है, ये वही बात है। ठीक है, समितियों का बैठक संबंधित समिति के सभापति के द्वारा बुलाया जाएगा, ये भी वही बात है। जो भी सभापति रहेगा उस समिति का वो बैठक बुलाएगा। कितनी बैठक बुलाएगा, 1 माह में 1 बार। ठीक है, और बैठक बुला सकते हैं क्या, कब, हाँ, आधे से अधिक अगर सदस्य जो है मांग करते हैं तो विशेष बैठक बुलाई जा सकती है। ठीक है, समितियों के आधे से अधिक सदस्यों द्वारा लिखित अनुशंसा पर 10 दिन के भीतर, वहाँ कितना देखे थे, 10 ही देखे थे ना, वहाँ भी 10 है। ठीक है, और यहाँ भी क्या है, 10 दिन के भीतर उसको जो है बैठक बुलाना आवश्यक है, वो क्या हो जाएगा, विशेष बैठक हो जाएगा। 1 से अधिक समितियों से संबंधित विषय वस्तु पर अगर अंतिम निर्णय लेना है तो पंचायत की सामान्य सभा में लिया जाएगा, जहाँ पे सभी लोग जो है 2 से अधिक समिति के सदस्य बैठ करके जो है निर्णय करेंगे। ठीक है, वही बात है, किसी भी समिति के आम जनता को प्रवेश नहीं दिया जाएगा। ठीक,
फिर वही बात बता रहा है कि जो स्थायी समिति का जो सदस्य सामान्य प्रशासन समिति और शिक्षा समिति का जो अध्यक्ष है वो अपने पद से त्यागपत्र नहीं दे सकता है, लेकिन जो अन्य समिति के सदस्य हैं वो त्यागपत्र दे सकता है। किसको देगा? अध्यक्ष को अपना त्यागपत्र देगा। ठीक है, वही बात बता रहा है यहाँ पे। फिर जो संयोजित सदस्य हैं जिनको जो है विशेष ज्ञान के लिए रखा गया है उनको जो है अध्यक्ष बना सकते हैं क्या? नहीं बना सकते। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है। इतनी बातें थी किसके बारे में? स्थायी समिति के बारे में। इतने में कोई डाउट है तो बताओ। याद हो गए सारे फैक्ट्स? नहीं हुए? ठीक है, तो इसको याद करना, बार बार इसको पढ़ना, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन होगा बाद में। ठीक है, तो बार बार उसको लिख के अपना शॉर्ट नोट बना लेना, एक टेबल बना लेना जिसमें जो है तुलनात्मक रूप से आप उसको लिख सको, समझ में आए वो। ठीक है, इससे फिर वो ध्यान रहेगा। इसको ऑफ कर दो मैडम, इसको ऑफ कर दो।